अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक हैं और चैप्टर नंबर 13 को स्टडी कर रहे हैं। जिस तरह से चैप्टर नंबर 13 के लेक्चर्स जो है वो स्टार्ट हुए हैं और आप लोग इसमें उसी तरतीब से इन लेक्चर्स को स्टडी कर रहे होंगे। चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी, आमतौर पे बच्चे जो है जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा चैप्टर नंबर 13, इसमें करंट के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा फ़ील करते हैं कि जैसे ये कॉन्सेप्ट जो हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं उनको समझने में। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया है, आप लोगों को चैप्टर 13 में करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझने में इतनी मुश्किल पेश नहीं आ रही होगी। ठीक है, मुझे काफ़ी बच्चों के टेक्स्ट मैसेजेस भी हैं मिले हैं और इस तरह बच्चों ने कमेंट्स में भी लिखा है कि जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है चैप्टर 13 के लेक्चर 3 तक और 4 तक, वो बच्चों ने पिक किया है और उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बच्चे जो है वो डेवलप कर रहे हैं और मतलब एक अच्छा जो है वो फीडबैक मुझे मिला है बच्चों की तरफ से। तो बच्चों हम इसी में जो है चैप्टर 13 को बिल्कुल इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सिंपली जो है ना कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्डअप करेंगे और जो लास्ट वाले एक दो टॉपिक्स हैं जिनको जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट बच्चे फ़ील करते हैं, जिसमें कि कॉफ्स रूल है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, वहाँ तक पहुँचते हुए आप लोगों को प्रिपेयर करना है कि आप लोग उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसानी के साथ अंडरस्टैंड करें। वो तभी होगा जब हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। तो बच्चों बिल्कुल इसी तरह से हम लोग आज चैप्टर 13 का लेक्चर नंबर 5 जो है, जो कि सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है, इस टॉपिक को भी अंडरस्टैंड करते हैं। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोगों ने रेजिस्टेंस और रजिस्टर जो है इसके डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना है कि एक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जब हम कहते हैं तो इसका क्या मतलब है, जब हम रजिस्टर ऑफ कंडक्टर कहते हैं या एक सिंपल एक वर्ड यूज़ करते हैं रजिस्टर, राइट, अ रजिस्टर इज़ कनेक्टेड इन अ सर्किट, तो उसको हमने समझना है कि रजिस्टर का जो वर्ड है उसके क्या मीनिंग्स हैं, रेजिस्टेंस के क्या मीनिंग्स हैं। और इसी तरह से फिर डिफरेंट रजिस्टर्स को अगर हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन में लगाते हैं किसी सर्किट में, तो उस कॉम्बिनेशन के नतीजे में जो टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनती है वो क्या है। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक और आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कि रेजिस्टेंस और रजिस्टर में क्या डिफरेंस है। ऑलराइट, तो बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ रेजिस्टेंस से। अगर मैं रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन करूँ तो रेजिस्टेंस जो है बच्चों, दिस इज़ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, राइट, या यूँ कह लें कि बेसिक एक वर्ड में आपने याद रखना है तो प्रॉपर्टी, राइट, एक सेंटेंस में तो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, किसी कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है, राइट, किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। जैसे सिल्वर एक कंडक्टर है, कॉपर एक कंडक्टर है, तो कॉपर की एक प्रॉपर्टी है। कॉपर की और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके अलावा कॉपर की एक प्रॉपर्टी ये है कि वो उसकी एक रेजिस्टेंस होती है, राइट, तो कॉपर हैज़ सम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है, जैसा कि कल हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका ताल्लुक करंट के फ़्लो के साथ है, और ये यूँ कह लें कि रेजिस्टेंस जो है इसका ताल्लुक किसी कंडक्टर की कंडक्टेंस से है। हाउ मच अ कंडक्टर अलाउज़ अ करंट टू पास थ्रू इट, राइट, किसी कंडक्टर में से कितना करंट पास कर सकता है, तो ये उस कंडक्टर की कंडक्टेंस होगी। तो जो रेजिस्टेंस है बच्चों, ये कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल है। कंडक्टेंस मीन्स कि हाउ मच करंट अ कंडक्टर अलाउज़ टू फ्लो थ्रू इट, एंड रेजिस्टेंस मीन्स हाउ मच करंट इट डज़ नॉट अलाउ टू पास थ्रू इट। ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ये प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की कि एवरी कंडक्टर हैज़ सम रेजिस्टेंस। कॉपर हैज़ सम रेजिस्टेंस, सिल्वर हैज़ सम रेजिस्टेंस, आयरन हैज़ सम रेजिस्टेंस। अब ये दूसरी बात है कि डिफरेंट कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, जैसे कॉपर की रेजिस्टेंस जो है वो कम है आयरन से, आयरन की जो रेजिस्टेंस है वो कॉपर से ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस जो है, जब ये वर्ड हम यूज़ करेंगे रेजिस्टेंस का, तो दैट मीन्स दिस इज़ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, राइट। तो प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर इन विच इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट। इसके लिए हम एक ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है
that is used to control the flow of current। रेजिस्टेंस की मदद से किसी कंडक्टर में करंट के फ़्लो को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब अगर हम कहीं पे आयरन यूज़ करते हैं या ऐसा कंडक्टर यूज़ करते हैं जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि उस कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है या उसमें जो करंट का फ़्लो होगा वो कम होगा। तो बेहतर कंडक्टर यूज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर, राइट। हमारी जितनी भी मोटर इंडस्ट्री है वो ये क्लेम करते हैं कि वो जो मोटर है उसकी जो वाइंडिंग्स है उस वाइंडिंग्स को जो है वो कॉपर से बनाते हैं, राइट। उनके क्लेम्स हैं और कुछ बनाते भी हैं। अगर तो वो 100% कॉपर से वो बनाते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, राइट। इसलिए कि कॉपर की जो कंडक्टिविटी है बहुत अच्छी है, कॉपर की रेजिस्टेंस थोड़ा बल्कि काफ़ी कम है, जिसकी वजह से करंट का फ़्लो उसमें अच्छा होता है और पावर कंजम्पशन भी कम होती है। तो कॉपर जो है दैट इज़ गुड कंडक्टर, और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बेहतर है और रेजिस्टेंस जो है उसकी वो कम है। तो इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, ये भी आपने याद रखना है। रेजिस्टेंस जो है इसको जब हम मेयर करते हैं तो रेजिस्टेंस को हम मेयर करते हैं ओम में, राइट, जो कि इसके यूनिट है। ओम, 1 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 100 ओम, इस तरह से डिफरेंट जो है वो यूनिट्स हम इसके इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरी चीज़ जो है जो जब हम बात करते हैं रेजिस्टर की, तो रेजिस्टर जब हम कहते हैं तो दैट हैज़ सम लिटिल डिफरेंट मीनिंग्स एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। इस तरह से कि रेजिस्टर इज़ अ डिवाइस और एन इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ सम रेजिस्टेंस। ठीक है ना, इस तरह से इसको समझने के लिए आ डिवाइस या कोई इंस्ट्रूमेंट है या कुछ इस तरह का मटेरियल है। ठीक है, डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल, राइट, which has certain resistance, which has certain resistance। ये कोई ऐसा मटेरियल है, कोई डिवाइस है, कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसकी कुछ स्पेसिफिक कोई ख़ास रेजिस्टेंस होती है, राइट। जैसे मैं कहता हूँ कि ये एक रेजिस्टर है, इट हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। एक रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है। एक रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस 100 ओम है। एक रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस 1000 ओम है। एक रेजिस्टर है उसकी 1 मिलियन ओम है, लाइक दिस। तो रेजिस्टर जो है दैट इज़ अ डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट और सम मटेरियल, राइट। और रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, राइट। तो ये दोनों में आपने जो बेसिक डिफरेंस है पहले तो इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना है। ऑलराइट, तो अब हम आगे चलते हैं। जो किसी भी रेजिस्टर की जो सिंबल है, जो इसकी सिंबल है उसको अगर मैं बनाऊं तो सिंबल में इसकी 2 सिंबल्स जो है वो यूज़ होती हैं डिफरेंट बुक्स में। एक तो जो इस तरह से हम लाइंस बना के ऐसे शो कर देते हैं, इट मींस इट इज़ अ रेजिस्टर, और आर जो है दैट शोज़ इट हैज़ सम रेजिस्टेंस आर। इस तरह कुछ बुक्स में इसको हम इस तरह से एक बॉक्स जो है इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, और ये भी एक रेजिस्टर की सिंबल है और इसके साथ आर लिख देते हैं। और आर जो है दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। दिस इज़ अ रेजिस्टर हैविंग अ वैल्यू ऑफ 100 ओम, दिस इज़ अ रेजिस्टर हैविंग अ वैल्यू ऑफ 1000 ओम। इस तरह से मतलब हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी बुक में हम जो सिंबल यूज़ करेंगे वो ये वाली सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, दिस इज़ अ रेजिस्टर having some resistance R equals 100 ohm और 1000 ohm और whatsoever। सही है जी बच्चों, चलें जी। तो अब हम चलते हैं आज के हमारे टॉपिक के पहले कॉम्बिनेशन की तरफ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर जो है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो है दैट मीन्स कि आपने एक या एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स को आप लोगों ने जोड़ना है किसी सर्किट में, और करंट को अलाउ करना है कि वो उसमें से पास करे। जैसा कि आप कह लें कि कॉम्बिनेशन 1 और मोर रेजिस्टर्स, इसको इस तरह कह लें 1 और मोर रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन अ सर्किट, connected in a circuit to allow the flow of current through it। इसका मतलब बच्चों कि जब हम एक या एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स को सर्किट में कनेक्ट करते हैं
तो उसको कनेक्ट करके हम करंट को अलाउ करते हैं कि वो उसमें से पास करे, तो ये बन जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉम्बिनेशन जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं, ये देखें इस तरह से, ये एक और ये दूसरा रेजिस्टर, तो इन दोनों को अगर मैं एक बैटरी से कनेक्ट करूं और स्विच ऑन करूं और करंट जो है वो इस सर्किट में से पास करे, तो हम कहेंगे कि देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स इन दिस सर्किट। ठीक है ना, इस सर्किट में दो रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है, दो रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया है हमने और कनेक्ट करके हमने अलाउ किया है कि करंट उसमें से पास करे उस रेजिस्टर्स में से, तो ये कॉम्बिनेशन होगा। तो इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है रेजिस्टर के बनाए जा सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं इनको कॉम्बिनेशंस को। पहले पार्ट में हम डिस्कस करते हैं जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, राइट, सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ये पहला कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो ऐसा कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का जिसमें करंट के पास होने के लिए सिर्फ एक पाथ जो है वो अलाउ होता है, वी अलाउ करंट टू पास फ्लो थ्रू ओनली वन पाथ। मसलन इस तरह से द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, इसको यूँ डिफाइन करेंगे हम, द कॉम्बिनेशन ऑफ resistors in which there is only one path, in which there is only one path for the flow of current। ये जो इसकी इस कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन होगी। ठीक है, आप जहाँ कहीं इस तरह से देखें कि करंट के पास रेजिस्टर्स जो है वो इस तरह से कनेक्टेड हैं कि उनमें से करंट के पास होने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ठीक है ना, करंट देयर इज़ ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, तो दैट कॉम्बिनेशन इज़ कॉल्ड सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं बच्चों, इसको मैं आपके सामने बनाता हूँ। देखिए तीन रेजिस्टर्स लेता हूँ, लेट थ्री resistors, let three resistors R1, R2 and R3, राइट, फर्ज कर लेते हैं तीन रेजिस्टर्स। अब जो उसको मैं कनेक्ट करता हूँ इस तरह से कि ये एक रेजिस्टर है, ठीक है, इसी के साथ एक दूसरा रेजिस्टर है और इसी के साथ एक तीसरा रेजिस्टर है, और इन तीनों रेजिस्टर्स को इस तरह से हमने कनेक्ट किया कि करंट के गुज़रने का एक ही पाथ बने, राइट। ये कोई बैटरी है और इस बैटरी की जो पोटेंशियल है ये V है और ये रेजिस्टर की वैल्यू R1, इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस R2 और इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस R3। तो देयर इज़ ओनली वन पाथ। अगर मैं करंट का पाथ बनाऊँ, कन्वेंशनल फ्लो दिखाऊँ, दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो this one path of current means all the resistors are connected in series, right? If there is only one path for the flow of current, that means there is only the resistors are connected in series, right? एक तो पहले ये बात है कि आपने याद रखना है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन की ये पहचान है कि करंट के पास होने का एक ही रास्ता है। अब जो हमने ये देखना है कि इस तरह अगर डिफरेंट रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन बनता है, अगर ये कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का, तो इस केस में अगर हम इन तीनों रेजिस्टर्स को रिप्लेस करें एक सिंगल रेजिस्टर से, तो इन तीनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या बनेगी, राइट। ये एक इसका यानी कि हमें ज़रूरत है इस बात की कि लेट्स से कि तीन रेजिस्टर्स हैं और ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो हमने इसको रिप्लेस करना है एक सिंगल रेजिस्टर से, तो सर्किट में किसी जगह हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। तो उस सिंगल रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होनी चाहिए जो कि इन तीनों के इक्विवेलेंट होगी, तो उसकी कैलकुलेशन जो है वो हम कर लेते हैं। और उसकी कैलकुलेशन के अलावा कुछ और एक दो बातें या एक दो रूल हैं जो हमने यहाँ पे समझने हैं। देखिए बच्चों, इन तीनों रेजिस्टर्स का जो हैं, ये तीनों रेजिस्टर्स जो हैं वो दो पॉइंट्स के दरमियान कनेक्टेड हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान, ठीक है।
और इसका मतलब है कि इन तीनों रेजिस्टर्स के एक्सट्रीम एंड्स पे ए और बी एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। याद है आपको कल हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। तो इन तीनों रेजिस्टर्स जो हैं इनके जो एक्सट्रीम एंड्स हैं ए और बी, उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, जो कि इस बैटरी ने प्रोवाइड करना है, इस सेल ने या इस सोर्स ने प्रोवाइड करना है। अब चूँकि इन तीनों रेजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट है, तो दीज थ्री रेजिस्टर्स विल शेयर डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। ये जो रेजिस्टर है R1, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, जो इस बैटरी से इसको मिलेगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V1, राइट। ये जो रेजिस्टर है R2, इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा that will be different from V1 and this potential difference will be V2। बिल्कुल इसी तरह से जो इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा that will be equals to V3, right। R1, R2, R3, these three resistors have different resistances। R1 की रेजिस्टेंस R2 से डिफरेंट, R2 की रेजिस्टेंस R3 से डिफरेंट, they all are of डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है बच्चों। तो लेट्स से कि इस सर्किट में टोटल करंट जो है वो I है जो फ्लो कर रहा है। इट मींस के R1 में से जो करंट पास करेगा दैट विल बी I, R2 में से जो करंट पास करेगा दैट विल बी I, और R3 में से जो करंट पास करेगा दैट विल बी I, ठीक है जी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर R1 इज़, ये जो R1 रेजिस्टर है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, दैट इज़ V1 एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ओम्स लॉ इक्वल्स I टाइम्स R1, ठीक है बच्चों, I times R1। I is the total current which is flowing through resistor R1 and R1 is the resistance of resistor R1, ठीक है बच्चों। अब मैं लिखता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल उसी तरह से, पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस रेजिस्टर R2 इज़ V2 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू I टाइम्स R2, ठीक है जी। तो I जो है दैट इज़ टोटल करंट which is flowing through resistor R2, so I times R2 equals V2 which is potential difference across resistor R2। बिल्कुल इसी तरह से जो potential difference होगा across resistor R3 that is V3 equals I times R3। तो बच्चों आपको पता है ओम्स लॉ से जब भी I R से मल्टीप्लाई होगा द प्रोडक्ट ऑफ I एंड R इक्वल्स V, ठीक है। तो I times R1 equals V1 which is potential difference across resistor R1, I times R2 is V2 which is potential difference across resistor R2, I times R3 is potential difference across resistor R3, ठीक है जी। तो इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंसेस की इवैल्यूएशन या कैलकुलेशन हम इस तरह से कर सकते हैं ओम्स लॉ से। अब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है इन तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज़ V, राइट। अच्छा जी, अब इसको मैं लिखता हूँ नाउ V इज़ द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सट्रीम टर्मिनल्स ऑफ थ्री रेजिस्टर्स। तो ये इक्वल होगा V जो है द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। इस रेजिस्टर के क्रॉस V1, R2 के क्रॉस V2, R3 के क्रॉस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 विल बी द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सट्रीम टर्मिनल्स ऑफ थ्री रेजिस्टर्स, ठीक है बच्चों। तो ये आप याद रखें कि इस तरह से आपने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में याद रखना है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उनका जो सम है दैट इज़ इक्वल्स टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड टर्मिनल्स ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स। अब अगर इसको सॉल्व करें तो V जो है दैट इज़ इक्वल्स टू I R E, ठीक है। V इक्वल्स आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ, V इक्वल्स आई आर। अब यहाँ पे R के साथ मैंने छोटा सा E लिखा है विच मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। The total voltage is V and that is equals to I, the total current times the equivalent resistance।
V1 is I times R1 plus V2 is I times R2, V3 is I times R3. यहाँ से I R E equals I is common, then we have R1 plus R2 plus R3. यहाँ से जो I जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE जो है दैट इज़ इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. तो इसका मतलब है कि अगर 3 रजिस्टर्स हमने कनेक्ट किए हैं किसी सर्किट में, तो उन तीनों रजिस्टर जो है उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी, अगर मैं इन तीनों को रिप्लेस कर दूं एक सिंगल रजिस्टर से, एक सिंगल रजिस्टर लगा दें इसकी जगह तो उस सिंगल रजिस्टर यानी इक्विवेलेंट रजिस्टर जो है उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी द डायरेक्ट सम ऑफ ऑल दीज 3 रजिस्टर्स, राइट. इन केस देयर आर n resistors, in case there are n number of resistors connected in series, फर्स्ट करें 3 नहीं है, n है, n is any number, तो then we have RE equals RI and then there is a sum of I is from 1 to n, राइट. तो ये एक शॉर्ट हैंड फॉर्म है जो हमने यहाँ पे यूज़ की है. इसका मतलब ये है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 R6 7 8 अप टू Rn. तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज़ द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है. I जो है दैट इज़ एन आर्बिट्रेरी लेटर I and that starts from 1 and ends on small n, which means the n number of resistors are connected in series. ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को. तो दो बातें आपने यहाँ पे याद रखनी है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हर रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होता है. ठीक है, यह बात आपने याद रखनी है. 3 रजिस्टर हैं तो 3 रजिस्टर्स में 3 पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3. 2 रजिस्टर्स हैं पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2. 4 रजिस्टर्स हैं V1 V2 V3 V4, राइट. और ये एक बात आपने याद रखनी है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में. और दूसरी बात जो आपने ये याद रखनी है कि उन सब पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो सम होगा दैट इज़ इक्वल्स टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स, राइट. दो बातें. और तीसरी भी फिर ये बना लें कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज़ द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज़. ठीक है. अच्छा जी, अब एक नोट यहाँ पे आपने याद रखना है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा. ये जो एक नोट है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आप लोगों ने इसको देखना है, समझना और याद रखना है. वो ये कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE is equivalent resistance is greater than the greatest resistance in the circuit. ठीक है जी. इस केस में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपकी हेल्प करेगा आपके जो है एनुअल एग्ज़ाम्स में, और उसके बाद ये आपकी हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में. ये वाला पॉइंट बच्चों, इसको आपने फिर अच्छी तरह से फिर मैं रिपीट करता हूँ कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है इस केस में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस केस में कि तीनों 3 2 3 5 रेजिस्टर्स जो है ये सीरीज़ में कनेक्टेड हैं. तो सीरीज़ में कनेक्टेड जो रेजिस्टर्स हैं इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी दैट विल बी ग्रेटर दैन एनी द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज़ R1 R2 R3. इन तीनों रेजिस्टर्स का जो सम होगा RE जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो इन तीनों रेजिस्टर्स में से जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है लेट्स से R1 उससे भी बड़ी होगी उसकी वैल्यू. ठीक है. तो यहाँ पर तो ये कोई इतना सिग्निफिकेंट फील नहीं हो रहा. आप सोच रहे होंगे कि ये तो ज़ाहिर बात एक ऑब्वियस है कि ऐसा ही है, लग रहा है कि जब तीनों का सम है तो मींस के वो जो सम होगा द रिजल्टेंट विल बी ग्रेटर देन एवरी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. लेकिन ये बात पैरेलल कॉम्बिनेशन में फिर थोड़ा ज़्यादा समझ में मतलब कि ये बात समझ आ जाए तो फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाती है. ठीक है. तो ये एक नोट है जो आपने यहाँ पे याद रखना है. तो इसका मतलब है कि इन तीनों रेजिस्टर्स जो है इसकी जगह एक सिंगल रेजिस्टर जो है वो कनेक्ट होगा और उस सिंगल रेजिस्टर की RE जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बनेगी इनकी RE जो है
that will be the sum of all the resistors connected in circuit. The potential difference is V and the current flowing through this circuit is I. The equivalent resistance is RE. So we can find I which is equals to V over RE. इस तरह से भी अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम करंट फाइंड कर सकते हैं। अगर हमसे कहीं भी पूछा जाए V फाइंड करें तो हम V इक्वल्स IRE से फाइंड कर सकते हैं। वट जो भी हमें MCQs में या प्रॉब्लम्स में जो भी जिस तरह से भी इस इक्वेशन को यूज़ करना पड़े, फिर हम इस इक्वेशन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात की यहाँ तक? तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स था। अब हम चलते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ जिसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, राइट? द सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, राइट? रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहले इसको डिफाइन करें। ठीक है बच्चों, द कॉम्बिनेशन, इसको डिफाइन करते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ resistors in which there are more than one path for the flow of current। ऐसा कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स का, ऐसा कॉम्बिनेशन या रेजिस्टर्स को आप इस तरह से कनेक्ट करें कि उन रेजिस्टर्स में से वहाँ जब सर्किट में करंट फ्लो करे तो करंट के गुज़रने का एक से ज़्यादा जो है वो पाथ्स बने, तो फिर हम कहते हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3 रेजिस्टर्स ले लेता हूँ, लेट्स से R1, R2, R3। इनको इस तरह से कनेक्ट करें, लेट्स से मैं इस तरह से कनेक्ट करता हूँ कि ये R1 है और इस तरह से कि ये R2 है और ये एक तीसरा रेजिस्टर है जिसको R3 कहा, और जो इसको जो है वो हम कनेक्ट करते हैं इस तरह से एक बैटरी के साथ। तो इस बैटरी की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है और इस सर्किट में जो टोटल करंट है वो I है। लेकिन जो आप देखें कि इस पॉइंट A पर जो है, इस पॉइंट A पर ये जो करंट I है ये 3 पाथ्स में डिवाइड हो गया, राइट? एक तरफ करंट I1, एक तरफ करंट I2 और एक तरफ करंट I3। इस रेजिस्टर की वैल्यू R1, इस रेजिस्टर की वैल्यू R2 और इस रेजिस्टर की वैल्यू R3। अब जो जब करंट A पॉइंट पर जाकर 3 पाथ्स में डिवाइड हो जाता है तो ये बड़ी एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, क्योंकि करंट जो है उसके फ़्लो के एक से ज़्यादा पाथ्स जो है वो बन जाएंगे। अब आप सोच रहे हैं कि किस तरफ कितना करंट जाएगा, R1, R2, R3 तीनों में से किस रेजिस्टर की तरफ ज़्यादा करंट जाएगा और किस रेजिस्टर की तरफ कम करंट जाएगा? तो जो इसकी सिंपल जो कॉन्सेप्ट है इसका वो ये कि जिस रेजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी तरफ करंट कम जाएगा और जिस रेजिस्टर की वैल्यू कम होगी उसकी तरफ ज़्यादा करंट जाएगा। अब I1, I2 और I3 तीनों डिपेंड करते हैं कि R1, R2 और R3 की वैल्यूज़ क्या है। फ़र्ज़ कर लीजिए बच्चों कि अगर R1, R2 और R3 तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू एक जैसी है, तीनों रेजिस्टर्स जो हैं वो एक जितनी वैल्यू के हैं, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि तीनों करंट्स का जो मैग्नीट्यूड होगा I1, I2 और I3 वो सेम होगा। ठीक है, अदरवाइज़ ये फार्मूला, यही रूल अप्लाई होगा कि जिस रेजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा है उस रेजिस्टर की तरफ करंट कम जाएगा। ऑलराइट, एक बात आपने ये याद रखनी है। दूसरी बात बच्चों आपने ये याद रखनी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टर या ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर जो है वो डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट होता है। अगर आप देखें R1 को, तो R1 के जो 2 टर्मिनल्स हैं A और B, ये दोनों टर्मिनल्स A और B डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट हैं। R2 के दोनों टर्मिनल्स A और B हैं, वो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट हैं। R3 के 2 टर्मिनल्स हैं A और B, वो दोनों डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट हैं। तो इसको आप ऐसे समझना है कि ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बैटरी। ठीक है, किसी एक रेजिस्टर को अगर बीच में से ऑफ भी कर दें तो
कोई बाकी दो रेजिस्टर्स जो है वो वैसे ही डायरेक्टली कनेक्ट रहेंगे इस बैटरी से। तो इसका मतलब है कि ये जो ए और बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स पर वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो बैटरी प्रोवाइड करेगी, विच इज़ वी। तो अगर ए और बी पॉइंट पर यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो बैटरी प्रोवाइड करेगी, तो फिर ए और बी तो इन तमाम रेजिस्टर्स के टर्मिनल्स हैं। R1 का भी वही ए एंड बी टर्मिनल है, R2 के भी ए और बी, R3 के भी ए और बी, या कोई और होता तो वो भी ए एंड बी। तो ए और बी पर अगर यही पोटेंशियल है V, तो हर रेजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है, बात समझ आ गई बच्चों बात की। तो इट मीन्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ये आपने याद रखना है पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच टर्मिनल इज सेम, ये जो एक याद रखना है पॉइंट आपको, ठीक है। और जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच टर्मिनल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर इज डिफरेंट, ये दोनों में आपने याद रखना है, ठीक। और करंट के हवाले से बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट आई है, तीनों रेजिस्टर्स में सेम था, इसमें तीनों रेजिस्टर्स में करंट डिफरेंट है, ठीक है ना बात। तो ये आपने याद रखना है। तो बच्चों मैं लिखता हूँ कि अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज़ सेम, ये मैंने लिख दिया वहाँ पे। तो इस रूल के मुताबिक जो है तीनों रेजिस्टर्स में जो करंट है वो डिफरेंट है। तो मैं लिखता हूँ करंट थ्रू रेजिस्टर R1 इज़ I1 विच इज़ इक्वल्स टू V ओवर R1, ठीक है बच्चों। ओम्स लॉ के मुताबिक जो R1 रेजिस्टर में करंट है वो I1 है और वो होगा V ओवर R1। इस तरह बच्चों करंट थ्रू रेजिस्टर R2 इज़ I2 और वो है V ओवर R2। इस तरह करंट थ्रू रेजिस्टर R3 इज़ I3 और वो है बच्चों V ओवर R3। तो तीनों रेजिस्टर्स में बच्चों जो करंट है I1, I2, I3 वो इस तरह से हम लोग ओम्स लॉ को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। यूजिंग ओम्स लॉ तीनों रेजिस्टर्स का जो इंडिविजुअल जो करंट है वो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और बाद में मैं ये लिख सकता हूँ कि जो टोटल करंट I है, I जो है टोटल करंट I जो है वो बच्चों फिर इक्वल है I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट है तीनों में, तो उसका सम करेंगे। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था तो उसका सम किया था। तो इस तरह से साथ साथ दोनों का डिफरेंस जो है वो भी मैं आपको बताता जाता हूँ, ठीक है बच्चों। अब I जो है दैट इज़ इक्वल्स I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अब इसमें यहाँ से मैं रेस करता हूँ। अब इसमें जो मैं I1, I2 और I3 की जो वैल्यूज़ है वो पुट करता हूँ, तो उसके बाद हम इसके रिज़ल्ट की तरफ चलते हैं। तो टोटल करंट जो है बच्चों I जो है वो है I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I की वैल्यू लगाएं तो I किसके इक्वल है, V ओवर RE, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, I इक्वल्स टू V ओवर R। तो I1 किसके इक्वल होगा, V ओवर R1, I2 किसके इक्वल होगा, V ओवर R2, I3 किसके इक्वल होगा, V ओवर R3। यहाँ से जो राइट साइड से V कॉमन आ जाएगा, तो 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। यहाँ पे जो V कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओवर RE इज़ 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो ये जो RE है बच्चों, ये इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ये बन जाएगी, और इस फार्मूले में से हम RE जो है वो निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, यही 1 ओवर RE हो जाएगा समेशन ऑफ 1 ओवर RI एंड देन I गोज़ फ्रॉम 1 टू n। तो कितने रेजिस्टर्स ऐड करने हैं, 1 से लेके n तक ऐड करने हैं, ठीक है। तो उस केस में फिर 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 प्लस 1 ओवर R4 सो ऑन, इस तरह से हम इसको जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है बच्चों, समझ आ गई। तो इस केस में कि ये तीन रेजिस्टर्स जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं,
तो इन तीनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी, दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी आर ई। ये 1/RE लिखा है, लेकिन इसको मैं कहूँगा कि यहाँ से RE जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। वो फिर इसकी कैलकुलेशन जब R1, R2 और R3 की वैल्यूज़ लगा देंगे तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, अरिथमेटिकली, और वहाँ से RE जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे इसका रेसिप्रोकल लेके। ठीक है, तो ये जो आपने यहाँ पे जो है वो याद रखना है। ठीक है, और ये तो होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब जो इसका भी एक नोट जो है आपने याद रखना है, जैसे मैंने उसके लिए लिखा था सीरीज़ के लिए, तो इसका जो नोट है वो ये है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE जो हमने कैलकुलेट की इज़ स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट। ठीक है, ये बात, ये लाइन जो आपने याद रखनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है उसकी जो वैल्यू होती है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी, यहाँ जो आएगा RE आएगा। ठीक है, इस RE की जो वैल्यू होगी वो इस सर्किट में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे भी स्मॉल होगी। राइट, लेट्स से कि R1 जो है, फ़र्ज़ करें बच्चों कि ये जो R1 है ये 20 ओम है, R2 जो है ये 30 ओम है, R3 जो है ये 40 ओम है। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें R1 is 20, R2 is 30, R3 is 40, 1/20 + 1/30 + 1/40। इसको सॉल्व करना ये आप लोग कर लेंगे, 1/20 + 1/30 + 1/40। राइट, इसको आप लोगों ने यहीं पे वीडियो को स्टॉप करके इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 1/20 + 1/30 + 1/40, इसको कैलकुलेट करके आप लोगों ने RE फाइंड करना है। राइट, ये जो RE होगा दैट विल बी इवन लेस देन 20। ये आप लोग देखेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो RE जो आएगी दैट इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज़ इवन स्मॉलर। क्या लिखा मैंने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE इज़ स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट। अब इन तीनों में स्मॉलेस्ट देखें कौन सी है, 20, 30, 40। इन तीनों में स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस कौन सी है, 20। राइट, समझ रहे ना बात को, 20 इज़ द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। लेकिन इन तीनों को जो ऐड करके आएगा आंसर, अभी मैंने फाइंड नहीं किया, वो आप लोग फाइंड करेंगे, बट दैट आंसर ऑफ RE विल बी इवन लेस देन 20। वो इस 20 से भी छोटा आंसर होगा। ठीक है, समझे ना बात को। यही बात मैंने की थी इसके लिए की थी कि लेट्स से R1 इज़ 20 ओम, R2 इज़ 30 ओम, R3 इज़ 40 ओम, देन जो RE है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE है दैट इज़ ग्रेटर दैन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस। वो उस तरफ मैंने जो बात की थी सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए मैंने बात की थी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज़ ग्रेटर दैन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस। इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी ग्रेटर दैन 40। ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, 40, उससे बड़ा आएगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस आपने ऐड करने हैं इस रूल से, तो याद रखिएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज़ स्मॉलर दैन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हम जो है इसको यहाँ तक इसको रखते हैं और ये सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन को कंक्लूड करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों ने इस पूरे लेक्चर को जो है वो कंप्लीट देखना है आप लोगों ने, और एक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों को खुद के करने के लिए मैं काम दे रहा हूँ। वो काम बच्चों ये है कि आपने एक टेबल जो है वो एक डिफरेंस बनाना है, टेबल बनाना है। उसमें आपने डिफरेंस जो है इस तरफ आपने सीरीज़ कॉम्बिनेशन लिखना है, दूसरी तरफ आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखना है, और फिर आपने इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस खुद से जो है वो लिखने हैं। इससे आपकी जो अच्छी प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। ठीक है ना, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट डिफरेंट होता है। इस तरह का एक पॉइंट आपने बना लिया, ये एज ए हिंट मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने काम करना है। ठीक है, और फिर उसमें दीगर जितने भी पॉइंट्स हैं ये आप लोगों ने इस तरह से एक कंपैरिजन जो है खुद से, ये पूरी वीडियो लेक्चर जो है हमारा आज का, इसको आपने बार बार देखना है और उसमें से फिर आपने जितने भी डिफरेंसेस हैं इसको आपने एक टेबल की फॉर्म में जो है इसको आपने लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात की। अब उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी कंप्लीट जो है
वो समझ आ गई है और कोई पॉइंट ऐसा उम्मीद है कि नहीं है जो आपको इसमें प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो हमारा जो एफएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसमें जो हमारा बेहतरीन ये 2 हेडिंग्स जो है आप बना सकते हैं। जैसे लेक्चर को शुरू से आप लोग देखें तो पहले मैंने रेजिस्टेंस और रजिस्टर का डिफरेंस बताया आप लोगों को, और फिर रजिस्टर, उसके बाद आपको कॉम्बिनेशन बताया, और कॉम्बिनेशन के बाद फिर सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको फिर रेजिस्टेंस और रजिस्टर जो है उसका डिफरेंस बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट जो है इसको स्टार्ट कर सकते हैं, पहली हेडिंग दे सकते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पहले आप लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन को डिफ़ाइन करें कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। ठीक है, वो जो स्टेटमेंट मैंने शुरू में लिखी थी, और फिर उस कॉम्बिनेशन के बाद 3 रजिस्टर्स को एज ए एग्जांपल ले लें, आप सपोज़ करें, और उसको ड्रॉ करके आप उसका जो भी एक्सप्लेनेशन है वो कर दें। फिर उसी तरह उसके बाद आप लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की हेडिंग दे दें, उसको डिफ़ाइन कर दें पैरेलल कॉम्बिनेशन को वो क्या होता है, और 3 रजिस्टर ले लें, उसको बनाएं, ड्रॉ करें जैसे मैंने ये ड्रॉ किए हैं, और इसमें ये सारे करंट्स और रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को आपने मेंशन करना है। याद रखें किसी भी सर्किट को जब हम ड्रॉ करते हैं तो सर्किट के अंदर करंट को रिप्रेजेंट करना ये मस्ट होता है। जब आप लोग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो इस तरह की कोई भी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उस सर्किट डायग्राम में अगर आप करंट की डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते तो आपके जो मार्क्स हैं वो कट सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये प्रैक्टिस बनानी है कि आप इसको थ्योरी एग्जामिनेशन में और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दोनों में जब भी आपके सर्किट ड्रॉ करते हैं इस तरह का, तो उस सर्किट को ड्रॉ करते हुए आप लोग उसमें जो करंट की डायरेक्शन है मेंशन करेंगे, और ये रूल बना लें कि करंट की डायरेक्शन हमेशा आप लोगों ने कन्वेंशनल शो करनी है, दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी। ठीक है, और उसके फिर रूल्स जो है इस तरह से जो भी कैलकुलेशन है इसकी यहाँ तक आप लोगों ने उसको मेंशन करना है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, और आप लोगों को जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बात बन रही, समझ नहीं आ रहा, तो मुझे बताएं, टेक्स्ट मैसेज कर दें, कमेंट में लिख दें, तो मैं आपको दोबारा उसकी एक्सप्लेनेशन कर दूँगा। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखें और अच्छा सा पढ़ते रहें, क्योंकि आपने पढ़ के जो है वो डॉक्टर बनना है और इंजीनियर बनना है एटलीस्ट, राइट। तो ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखें, राइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।